हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। ठीक है, तो जो टिल 1930 तक जो था ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स वर रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि जो 1930 तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी जो रिलेटेड थी आपके सेल और परचेज ऑफ गुड्स से, वो रेगुलेटेड होती थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा। ठीक है, इन 1930 में जो सेक्शन है आपके 76 टू 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वर क्या हुए थे, रिपील्ड हुए थे और एक सेपरेट एक्ट कहलाया था। ठीक है, तो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वॉज पास। उस समय क्या हुआ था, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पास हुआ था। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, जो कि ध्यान में आया था, कम इनटू फोर्स में आया था, इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 1930 को, विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 1963। द वर्ड इंडियन वॉज ऑल्सो रिमूव्ड। उस समय क्या था, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम था, तो क्या हुआ, वर्ड जो है उसमें से इंडियन रिमूव हो गया। नाउ द प्रेजेंट एक्ट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और जो प्रेजेंट में इस एक्ट को हम कहते हैं, ये कहलाया जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब स्कोप पे आते हैं, क्या स्कोप होता है इस एक्ट का। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था वो डील करता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के साथ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका सेल ऑफ गुड्स का, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर सेलर जो है ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अग्री होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर्टी, जो संपत्ति होती है गुड्स के फॉर्म में, बायर को फॉर अ प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्राइस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ जेनरिक टर्म। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक जेनरिक टर्म है जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके दो चीज़ें, एक तो आती है सेल और दूसरी आती है आपकी एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है, सेल होता है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेल, पहले सेल का पढ़ते हैं फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी, यानी कि जो ओनरशिप होती है इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज़ कॉल्ड अ सेल। देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जो प्रॉपर्टी है गुड्स की, वो ट्रांसफ़र होती है सेलर से बायर में, वो कहलाती है आपकी सेल। यानी कि जैसे कि एक्स है कोई पर्सन, अपनी कार, उसके पास कोई कार है 1,00,000 रुपए की, जब वो सारी एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफ़िल कर रहा है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर क्या हुई, सेल हुई। वो ट्रांसफ़र करता है ओनरशिप को किसी दूसरी पर्सन बाई को। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, दूसरी तरफ आता है आपका एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या कहता है, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर विच द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स is to take place at a future date or subject to some condition thereafter to be fulfilled। इसमें क्या होता है, एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट है सेल का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए होता है, प्रॉपर्टी गुड्स की मतलब फ्यूचर डेट के लिए होता है, जिसमें कुछ कंडीशन हो जाती हैं, जब वो फुलफ़िल हो जाती हैं तब सेल होती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कोई पर्सन है ए, वो सेल करने के लिए तैयार हो गया कुछ गुड्स, सर्टेन गुड्स थे बी को। ठीक है, गुड्स ऑन देयर वे हैं, जैसे कि लंदन से मुंबई हो गए किसी शिप में। तो जो ओनरशिप है गुड्स की वो पास जब होगी, जब गुड आएगा मुंबई में, तो इस समय क्या बना, अपना आपका एग्रीमेंट बना है एक कंडीशन के साथ कि जब शिप अराइव होगा पोर्ट पर गुड्स के साथ, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ है आपका एग्रीमेंट ऑफ सेल। अब इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या होते हैं आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट के। पहला फीचर आता है टू पार्टीज़। ठीक है,
तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज होनी जरूरी है, एक तो सेलर दूसरा बायर। सेलर कौन होता है? सेलर वो पर्सन होता है जो सेल करता है या अग्री टू सेल करता है गुड्स को, और बायर वो पर्सन होता है जो बाई करता है या अग्रीज टू बाई गुड्स करता है। ठीक है, एक पर्सन वो सेलर नहीं कहलाता और ना ही बायर कहलाता है जो पर्सन ना तो बाई कर सके अपने गुड्स को। ठीक है, क्योंकि खुद के गुड्स को कैसे कोई सेल करेगा, कैसे कोई बाई करेगा। ठीक है, और ना ही वो सेलर बन सकता है अगर उसका खुद का गुड है, तो उसके लिए इसमें टू पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है गुड्स। इसमें कुछ गुड्स होते हैं। गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब होता है प्रत्येक तरीके की एक मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, और जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके स्टॉक एंड शेयर, जैसे कि आपके ग्रोइंग क्रॉप्स आ गए, ग्रास हो गए, और आपके जो थिंग अटैच हो रही हैं फॉर्मिंग पार्ट से ज़मीन के, वो सर्व कहलाते हैं बिफोर सेल के, वो होते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इस तरीके से एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले आई जा सके, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स, एक्सेप्शनल जो एक्सेशनेबल क्लेम्स के अलावा जो मनी होती है वो रिगार्डेड होती है एज गुड्स। फिर आते हैं आपके प्राइस। प्राइस का मतलब होता है द कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी कंसिडरेशन। जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है मनी कंसिडरेशन का। ठीक है, प्राइस अगर गुड्स सोल हो गए, एक्सचेंज हो गए किसी अदर गुड्स में, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो गया? वो आपका बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम जैसे कि आपने सुना होगा, पहले के टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में जब बहुत पहले जब टाइम चलता था, जब करेंसी का इतना मतलब यूज़ में नहीं आती थी, उस समय क्या होता था, लोगों को कोई सामान खरीदना है तो आज के टाइम में क्या है, रुपया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मेरे को किसी के यहाँ की कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे कोई खिलौना बना रहा है, तो मैं उस समय उसको पैसे पेमेंट ना करके अपने घर की कोई चीज़ दे देती थी। जैसे 1 किलो मैंने गेहूँ दे दिए, चावल दे दिए, मतलब सामान के बदले में सामान मिलता था। वो उस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। उस समय पैसे का नहीं चलता था। तो और इसमें जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस, तो इसलिए एसेंशियल एलिमेंट्स में आपका एक फीचर में आ गया प्राइस। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है जनरल प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर है ओनरशिप। जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है गुड्स में, वो एक अनदर एसेंशियल एलिमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स को हम टर्म एज नहीं कर सकते कि वो सेल हुई। सिर्फ आपने पोजेशन ट्रांसफ़र करी तो वो कहाँ हुई? उसमें क्या है, आपको सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी होती है, ओनरशिप आ जाती है, ना कि पोजेशन। सपोज़ कीजिए जैसे कि मुझे कोई सामान खरीदना है या मुझे कोई बुक खरीदनी है, तो मैं क्या करूँगी, जब मैं उसको पैसे का पेमेंट करूँगी ना, जैसे मान लीजिए मेरी 100 रुपये की किताब है, तो एक बुक सेलर है, उससे मैंने 100 रुपये की किताब खरीदी। ठीक है, तो 100 रुपये की किताब खरीदी, तो उसके बदले मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है, उसको 100 रुपये दिए। तो उस नाते बुक सेलर मेरे को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि अब मैं उस बुक की ओनर बन गई। ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम के लिए पोजेशन दिया उसने और फिर बाद में मुझसे ले लिया। वो क्या हुई, 100 रुपये में उसने उस बुक की ओनरशिप मुझे ट्रांसफ़र कर दी। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जनरल प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि उसमें था ना, जैसे उसने एक्स ने बाई को कार बेची है, 1 लाख रुपए की कीमत है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना। उसने बोला जी मैं तुम्हें 1 लाख की कार दूंगा, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे देना। तो उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वहाँ पर जैसे ही उसने पैसे दिए उसने उसको ट्रांसफ़र कर दी ओनरशिप। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रांसफ़र ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या हो गया, एसेंशियल एलिमेंट्स में जैसे कॉन्ट्रैक्ट के नाते कुछ अदर एसेंशियल्स होते हैं किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। जैसे कि आपको पता है फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पार्टी सेम बात पे अग्री होना ज़रूरी है, उन्हें फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एक पर्सन के दबाव, डरा धमका के या मैनिपुलेट करके हम उसको मैनिपुलेट करें और वो
हमारी बातों में आ जाए, फिर क्या एक टाइम पे आके वो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि वहाँ मैनिपुलेटिव फैक्टर आया। उसको हमने डरा धमका के कन्विंस किया है कि वो अपने सामान को खरीदे। एक ये आ गई। फिर आ गई द पार्टीज टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो पार्टी जो हैं वो कॉम्पिटेंट हो, यानी कि मेजॉरिटी हो, उसमें माइनर टर्म ना हो, और बंदे का साउंड माइंड हो, बंदा अनसाउंड माइंड का ना हो, और एलियन एनिमी ना हो। बताया था ना मैंने कि एलियन फ्रेंड तो हो सकता है, लेकिन एलियन एनिमी नहीं हो सकता। ऐसी पर्दा प्रथा वाली औरतें, मतलब जो औरत अपने पूरे टाइम घर में पर्दे में रहती है, वो बाहर निकल के दूसरे लोगों के साथ कैसे डील कर पाएगी। इस तरीके से एक ये कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज फ्री हो गई, कॉम्पिटेंट हो गया। फिर जो ऑब्जेक्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वो लॉफुल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं अबाउट फीचर्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसमें हमने इसका एंटायर कंसेप्ट समझा कि क्या होता है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कैसे ये संज्ञान में आया, कब से ये कम इनटू इफेक्ट आया, कब से ये शुरू हुआ, फिर इसके क्या क्या स्कोप होते हैं। उसके अलावा हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को समझा, फिर हमने एग्रीमेंट टू सेल को समझा, देन हमने फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। तो होप सो स्टूडेंट इतना लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो जब आएगा तो हम एक डिफरेंस करेंगे सेल और एग्रीमेंट के बीच, जिससे आपको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए आप ये कंसेप्ट देख लेना, इसका समझ लेना, और जो इसको बताया इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच।